ओके, चलिए सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें कि वी आर गोइंग टू डील विद हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा, वी सॉ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेज इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करता है। कहाँ देखा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया में। एक दूसरे तरह का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है विच इज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि सनलाइट नहीं यूज करते ऑर्गेनिज्म, या जो बैक्टीरिया कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं सनलाइट की जगह पे। जो ग्रीन प्लांट्स में सनलाइट का फंक्शन होता है, वही कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में केमिकल्स का काम होता है। उस उन केमिकल से ये ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी डिराइव करते हैं, उस एनर्जी से फिर ये फूड प्रोडक्शन करते हैं। आप कह सकते हैं उसी से ये सिंथेसिस करते हैं या अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। नाउ द सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर सेक्शन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कंज्यूमर्स हैं, वहां पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली जितने भी हेट्रोट्रॉप्स हैं दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स। वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन द autotrophs for their food, either directly by eating them or indirectly by utilizing by eating some other organism which has fed on the autotrophs. There are three main types of heterotrophic nutrition: saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. तीन तरह के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता, बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है, या वो ऐसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, जहां पे डेड एंड डिकेइंग प्लांट पार्ट्स, एनिमल पार्ट्स या इस तरह की चीजें जहां पे डिके हो रही होंगी, वहीं पे ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। सो डिकेइंग में हमें पता है कोई भी चीज जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो एक तरह से उसका डाइजेशन होता है या उसका ब्रेकडाउन होता है। द बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ये ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफाइट्स होते हैं बेसिकली वो उसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनका जो डिके करके या डिकम्पोज करके जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसको ये फिर एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से इनकी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल outside their body and then absorb it. They break down outside the body and then absorb it. For example, mushroom, bread mold, yeast, or some bacteria. So saprophyte, here is an example of saprophytes. This is example of this is a figure of mushroom. They are present on decaying and decomposing plant parts. बॉडी के बाहर ही they decay their food outside the body and then absorb the nutrient. The second type of nutrition is parasitic nutrition. In parasitic nutrition, the uh, organism resides, yeah, it resides on the body of other organism without killing it. An organism, it derives its nutrition and food from another organism but does not kills the organism. मतलब parasitic organism जैसे we human beings we engulf the food. तो अगर हम
means if we engulf the plant or if we engulf the animal product, अगर हम मीट भी खा रहे होते हैं तो we are killing the organism. बट पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस पे डिपेंडेंट होते हैं उसको किल नहीं करते हैं. दे ओनली फीड ऑन देम. दे ओनली reside on the body of the organism. They take their nutrition, they absorb their nutrition from the body either by sucking their blood or something like that, and then they feed on that absorbed nutrients. They do not kill the organism. So parasitic nutrition is the nutrition in which organism gets their food from living organism without killing them. For example, ढेर बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं. ऑर्चिड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म. बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपने अपनी भी जो ह्यूमन है उनकी बॉडी पे रिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेप वॉर्म जो which resides in the intestine, roundworms, the leeches which sucks the food, sucks the blood of the animal, lice which are present in the hairs. तो इस तरह के बहुत से पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हमें अपने अराउंड ही मिल जाता है. And the third type of nutrition is holozoic nutrition. Holozoic nutrition वो nutrition है in which the organism takes food directly and then digests and absorbs it. जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली फूड को लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है और एब्सॉर्ब करता है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, एनिमल, फिशेज, ह्यूमन, एवरी एनिमल, जो भी एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फीड विद द हेल्प ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन दो वजह से नाम दिया जाता है. द फर्स्ट इज because we engulf the food as a whole. First is we engulf the food as whole. That is why it is called holozoic nutrition. The second concept is because the food directly does not becomes the part of the body. There is a hollow cavity. If in microorganisms like in amoeba, if we see, they will form a vacuole. They will form a vacuole, or in animals if we see, we have alimentary canal. So we have a hollow tube. Where the digestion of the food particle will take place. So we have a hollow tube where digestion of the food particle will take place, and then the nutrients or the digested micronutrients, they will be absorbed in the body. So अगर हम अमीबा का ही केस देखें तो ये first of all they engulf the food and make a vacuole. The food is not mixed with the inside the cell as a whole. First of all, the cell will be engulfed in a vacuole. It will be digested and then the nutrients will be absorbed and mixed in the cytoplasm. तो इसलिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसको हम होलोजोइक कहते हैं. पहला because we engulf the food as a whole, and secondly because of the presence of a hollow tube or a vacuole like structure in which the food is digested, and after that the nutrients are absorbed and then they are circulated throughout the body. So जो हमारी कोर्स में है वो है basically we have to study about होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि पहला हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा और दूसरा हमें पढ़ना है इन पैरामीशियम. So first of all, nutrition in amoeba. Amoeba, we all know it is a unicellular living organism which lives in water. It is a unicellular organism living in water. It takes the food by forming finger-like projections called pseudopodia and forms a food vacuole.
Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed, and the undigested food is then sent out by the surface of the cell. So in this, okay, amoeba, the first thing amoeba do is ingestion. Ingestion मतलब फूड को ingest करना, intake of the food. So for example, if this is the food particle, this amoeba first of all it gets close to the food particle. ये पहले food particle के पास में जाता है. इस फूड पार्टिकल के अगल बगल ये अपने मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करना शुरू करता है. इट स्टार्ट्स टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये इस फूड पार्टिकल के अगल बगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना शुरू करेगा. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. To this pseudopodia then finally come together and fuse at the outer junction. ये आके और उस फूड पार्टिकल को पूरी तरह से इनक्लोज कर लेते हैं और एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, गिविंग राइज टू अ फूड वैक्यूल, गिविंग राइज टू अ फूड वैक्यूल इनसाइड विच देयर इज द फूड पार्टिकल. अब क्या होता है, दिस फूड पार्टिकल इज नाउ इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया और अब यहाँ पे शुरू होगा इसका डाइजेशन. So the first step was ingestion or engulfing of the food. The second is digestion. Digestion में जो macromolecules हैं उनका breakdown होगा in the smaller molecules and the macronutrients are broken down into micronutrient. और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स इस अमीबा की बॉडी के लिए जरूरी हैं वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. फूड वैक्यूल के बाहर वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर को एब्जॉर्ब हुए हैं अब वो एसिमिलेट होंगे इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में उनका एसिमिलेशन होता है. जहां भी जिस ऑर्गेनेल को उसकी जरूरत होती है उस ऑर्गेनेल के पास तक ये पहुंचा दिया जाता है और ये पूरी तरह से अब साइटोप्लाज्म में ये एक तरह से मिल जाता है. एंड आफ्टर दैट जो फूड वैक्यूल के अंदर थोड़ा सा भी अनडाइजेस्टेड या वेस्ट रह जाता है जो कि जिसकी की ऑर्गेनिज्म को जरूरत नहीं है, इट हैज टू बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी. और नेक्स्ट स्टेप होता है इजेशन या excreting out the waste product, and again the waste product is excreted outside the body by the same method of opening the food vacuole. Food vacuole पहले किनारे जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ लग जाता है और उसके बाद एक जगह पे छोटा सा कट या एक जगह पे छोटा सा पोर ओपन होता है और फिर ये फूड वैक्यूल, the mouth of the food vacuole opens and all the unwasted particle are ejected outside. And again, this amoeba, again it will form its shape and then again the process goes on. तो ये था आपका अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन या डाइजेशन होता है. सिमिलरली पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है हमारा, दैट इज ऑल्सो it also performs holozoic mode of nutrition. So जो पैरामीशियम है they have cilia that helps them to engulf the food through the oral groove. This is structure of a paramecium. It has two nuclei. One is the macronucleus and the another is micronucleus. बॉडी इसकी जो बॉडी है या जो सेल है इसके बाहर मेम्ब्रेन पे बहुत ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड सीलिया. देन इट हैज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विच कलेक्ट्स एंड रिमूव एक्सेस वाटर. जो सीलिया है, सीलिया का काम होता है इस ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में. इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू द ऑर्गेनिज्म
and also it catches the फूड को कैच करके प्रोपेल करके बॉडी की तरफ मूव करना और फिर यहाँ पे ओरल ग्रूव होते हैं इस तरफ उसको डायरेक्ट करना सो दैट द बॉडी कैन engulf the food. So when once the food vacuole is created, it enclosing the food, it moves through the cytoplasm. एक बार then suppose this is the food particle, the cilia with its action, it will direct the food to the oral groove. The food, just like in case of amoeba, it forms a food vacuole and then this food vacuole is directed through the cytoplasm. ये cytoplasm में घूमेगा. Food is digested inside the food vacuole and absorbed by the cytoplasm. Again, the food is digested. पूरा का पूरा जो food है वो अंदर ही उसका breakdown होता है, उसका डाइजेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर फूड वैक्यूल के बाहर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड इट मिक्सेस इन द साइटोप्लाज्म. अनडाइजेस्टेड फूड इज देन thrown out or excreted outside the body with the help of a tiny pore which is called anal pore or cytophyte. तो यहाँ पे जैसे अमीबा के दो चीजें हमें डिफरेंट मिली. अमीबा के केस में हमने स्यूडोपोडिया देखा, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बट पैरामीशियम के केस में इट हैज इट एक ओरल ग्रूव है जो कि माउथ लाइक, माउथ तो नहीं है बट हाँ फूड इंगल्फ करने का एक पोर है. इट इज अ ग्रूव माउथ लाइक जो कि हमें फील देता है माउथ लाइक स्ट्रक्चर एंड देन दे हैव अ एनल पोर जिसे हम साइटोफेग कहते हैं. नाउ food from the oral groove, it enters forming a food vacuole और पूरे साइटोप्लाज्म में वो सर्कुलेट करता है और उसका जब डाइजेशन हो जाता है तो साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड देन दिस रीचेस टू द एनल पोर और द साइटोफाइट और वहां से फिर अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट. So this was all about paramecium. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ह्यूमन बीइंग. So nutrition in human being. So okay, next type of heterotrophic nutrition which is in holozoic mode that we had to study is ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स मतलब हमें अपने केस में पढ़ना है कि हाउ holozoic nutrition takes place in human being, what are the how is the system designed, कैसे क्या क्या organs उसमें involved होते हैं and so on. तो we as a humans are omnivorous. omnivorous वो होते हैं जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट और फूड बेस्ड प्रोडक्ट दोनों पे फीड करते हैं. मींस दे आर vegetarian as well as non-vegetarian, or in another word they are plant eaters as well as meat eaters. So humans are omnivorous क्योंकि they feed on both on the vegetable as well as on the animal product or meat products. Being more complex, humans have very complicated nutrition system. Nutrition in human being takes place in the digestive system. तो जो organ system है, जैसे मैंने बताया कि organism है, there are organisms. Organisms have organ systems. Organ systems. Organ systems will have many organs. And these organs will have many types of tissues. These tissues will have cells. तो जो न्यूट्रिशन के लिए डेडिकेटेड सिस्टम है इन ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestive system basically it has two parts.
डाइजेस्टिव सिस्टम हैज अ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर देखें तो ब्रॉडली इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। मेन दो पार्ट्स होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब समझते हैं कि पहले तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है। जो पूरा डाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और उसकी समय समय पे हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बाय सेक्रीटिंग एंजाइम्स एंड मिक्सिंग फूड विद द एंजाइम इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो फूड पूरे प्रोसेस में, मैंने कहा एक हॉलो ट्यूब होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जिसके अंदर फूड कैप्चर्ड होता है और सिर्फ जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है वो एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो वो जो हॉलो ट्यूब है, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द ह्यूमन बींग। Entire structure from the esophagus to the stomach to the small intestine to the large intestine, the rectum and the anus. It ends at the anus. So alimentary canal is a tube starting from mouth to the anus. The tube from the mouth to the anus, that is called alimentary canal. This alimentary canal from time to time has different shapes. This has different shapes and functions. फंक्शन भी जगह जगह पे इसका चेंज है और शेप भी चेंज है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें कई ऑर्गन्स हैं। बिकॉज when the function changes and the shape changes, obviously function depend करता है कि types of tissue present in them। जहाँ टिश्यू चेंज होते हैं वहां पे ऑर्गन्स भी चेंज हो जाते हैं। So now entire process of digestion takes place inside the alimentary canal, which together functions to nourish the body. जो एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये साथ साथ में काम करते हैं बॉडी के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में। Now there are 5 stages in human nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion। ठीक, इंजेशन मतलब इनगल्फ करना, इंजेस्ट करना, खाने को अंदर लेना। डाइजेशन मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स जनरेट हो रहे हैं या जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो जनरेट होते हैं, उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेट करना, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे जाके उसका एसिमिलेशन होना। और इजेशन मतलब एक्सक्रीट आउट करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट रह गया है या जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है। सो 4 स्टेजेस: ingestion, digestion, absorption and egestion takes place in the alimentary canal, while assimilation of food takes place in the whole body। तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, इनटेक करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और एक्सक्रीट आउट करना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। लेकिन एसिमिलेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन के बाद जब वो फूड ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाके एसिमिलेट होता है। तो ये पूरी बॉडी में ये प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बॉडी। So now the main organs of the digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, rectum, and the main glands are salivary gland, gastric, liver, pancreas and intestinal glands। तो एक बार इधर जो आपका लेफ्ट साइड में जो फिगर है इसको देख लेते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, this mouth, it opens in the buccal cavity. The buccal cavity will have teeth and tongue.
This opens into the pharynx. It is a cone-like structure which which joins the buccal cavity with the esophagus. Then a long tube connects the buccal cavity and the stomach, that is called oesophagus. From the mouth, the food through the oesophagus enters into the stomach. Stomach is a J-shaped structure, which is a bag-like structure which can store food inside it. From the stomach, the food, it enters into the small intestine first of all. From the small intestine, the food enters into the large intestine. From the large intestine, the waste product gets stored in the rectum, which is also, you can say, it is a store bag for the fecal matter. And when required, it is excreted outside with the help of the anus. ये एक सिंपल एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है. अच्छा, और इसमें जो ग्लैंड्स हैं समय समय पे, दे आर लीवर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, द salivary glands which is present in the which is associated and it secretes its enzyme in the buccal cavity. Then comes the liver, the gallbladder, the pancreas. These are few of the main glands which are present, or you can say which are associated in the digestive system. Now one by one हम क्या करेंगे, एक एक करके इनका जो भी रोल है और जो भी इनका इनका फंक्शन है, जो भी इनका रोल है, वो हम देखते चलते हैं. So first, alimentary canal, it is a long tube which is 7 to 8 meters, starts from the mouth and ends at the anus. Complete process of ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion is done in the alimentary canal itself. Assimilation जो मैंने बताया, ये पूरी की पूरी बॉडी में होता है. It takes place in the whole body. Now, so mouth is the opening of the alimentary canal and helps in ingestion of the food. Buccal cavity is present behind the mouth, commonly referred to as the mouth. Buccal cavity has teeth and tongues. ये फिगर जो है ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ये नेक्स्ट पेज पे होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके. नाउ एक बार जल्दी से देख लेते हैं. टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी which help in cutting, grinding, chewing the food. Tongue is a muscular sensory organ present at bottom of the buccal cavity. It has taste bud on it and helps in tasting the food. Salivary glands are also, they open in the buccal cavity and pour saliva which initiates the process of digestion. The food is broken down into smaller particles by teeth mixed with saliva from the salivary gland. The food passes from oesophagus into the stomach. अब यहाँ एक फिगर है, इस फिगर में okay. Now we have, as we have seen, जैसे कि अभी पहले हमने देखा बक्कल कैविटी में there are teeth and there is one tongue. टंग का डिस्क्रिप्शन हमने देखा. टीथ में we have, कहते हैं 30, human beings have 32 teeth in which the incisors, they are central. There are two incisors, central and lateral. Then canine, these are the canine. अब जितने भी incisors हैं, for example, this is the half section. So there are two central incisors and two lateral incisors. That means total 4 incisors are there. Then canine 1 and 2, two canine are there.
Premolar bicuspid, first molar, which comes at the age of 11 years. Second, it will come at the age of 12 to 13. So first premolar 2, second premolar 2, molar, first molar, it will come in at the age of 6 to 7. These are two. Second molar, it will come at the age of 12 to 13. And the third, that is called wisdom tooth, it will come at the age of 17 to 25. So 2 plus 2, 12 plus 4, 16. So 16 at the lower jaw and 16 at the upper jaw, that is total 32 teeth we have. So at one jaw, if we see, there are four incisors, two central incisor, two lateral incisor. There are two canines. There is two first premolar, two second premolar, two molars, two second molar, and two third molar. In the whole buccal cavity, if we see, there are eight incisors, there are four canines, there are four canines, then there are four first premolar, four second premolar, four first molar, four second molar, and four third molar. So this comes out to be total 32. Okay. So this way there are 32 teeth. So after the buccal cavity, the food enters into the pharynx. It is a small funnel-shaped chamber located behind the buccal cavity. So if we see, this is the mouth. Now here it is a funnel-shaped structure at the end of the buccal cavity, and then the oesophagus, the stomach, the stomach. So this portion is called the pharynx. The mouth, buccal cavity, the pharynx, oesophagus, and the stomach. After the pharynx is the oesophagus. It is a thin, long muscular tube that leads into the stomach. So the first, जो सबसे पहला डाइजेशन शुरू होता है, that starts in the buccal cavity itself, जहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे कि salivary glands, they secrete saliva, and the saliva mixes with the food and starts the digestion process. Then comes the J-shaped stomach. Stomach is a J-shaped element part of the alimentary canal. This is part, this is not art. It serves as a storehouse of food where partial digestion of the food takes place through the secretion of the gastric glands. The gastric gland produces pepsin, hydrochloric acid, and mucus. Inside the stomach, pepsin, hydrochloric acid, and mucus is produced. Pepsin breaks the proteins. Hydrochloric acid makes the medium acidic and helps the action of the pepsin. And mucus protects the wall of the stomach from the action of the acid. इसके लिए अब ये जो हमारा पहले फिगर थी, यहाँ पे चलते हैं. This is the structure J-shaped. This is J-shaped stomach. स्टमक की ये जो लाइनिंग होती है, यहीं पे बहुत से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेक्रीट करते हैं. सेक्रीट क्या क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेक्रीट HCl, कि यहाँ अंदर का जो जितना भी इसका मीडियम है ये एसिडिक हो जाए. एसिडिक हो जाए. एसिडिक होने से क्या होता है? जब इसका मीडियम एसिडिक है तो एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम है पेप्सिन. पेप्सिन एक्टिवेट.
एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन, और ये जब जब एसिडिक मीडियम इनएक्टिव होता है पेप्सिन, तो उसको हम पेप्सिनोजेन कहते हैं। जब एसिड मीडियम में आता है पेप्सिनोजेन, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके ये क्या करता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म, दिस इज द एक्टिव फॉर्म। नाउ दिस पेप्सिन, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द प्रोटीन। अब ये खाने में, फूड में जो भी प्रोटीन है, फूड का जितना भी प्रोटीन है, this pepsin will act on the protein and it will break the protein into proteose and peptone. पेप्टोन पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड के, और प्रोटीएज भी स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं। तो जो पेप्सिन है, ये इस प्रोटीन को ब्रेक करता है, स्मॉलर एमिनो एसिड ब्रेक करेगा स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में। तीसरी चीज जो यहाँ पे सेक्रीट, म्यूकस यहाँ पे सेल लाइनिंग पे सेक्रीट होता है, और वो इसलिए सेक्रीट होता है क्योंकि जो हमारा एसिडिक मीडियम है, जो कि हाईली एसिडिक मीडियम है, कंसंट्रेट एसिड है यहाँ पे, उसकी वजह से जो ये सेल्स हैं, स्टमक बैग की जो सेल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स हैं, इनको कहीं पे भी नुकसान ना हो, इसलिए म्यूकस का सेक्रीशन होता है। एंड ड्यू टू दिस म्यूकस, जो अंदर का मटेरियल है या जो भी सेल्स हैं, जो एसिड है, वो स्टमक के सेल्स को हार्म नहीं कर सकता। सो म्यूकस का रोल है जो सेल लाइन है उसको प्रोटेक्ट करना। HCl का रोल है मीडियम को एसिडिक करना, और साथ ही साथ फूड में अगर कोई बैक्टीरिया या जर्म पार्टिकल है उसको किल करना। तीसरा, पेप्सिन, देयर इज a secretion, उस एंजाइम का ये फंक्शन है कि जैसे ही मीडियम एसिडिक हो, it it activates and becomes pepsin, and this pepsin starts to act on the proteins, और उसके बाद उसका ये ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। सो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्टमक, स्टमक के बाद जैसे हमने देखा स्टमक में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ये तीन मेन जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये सेक्रीट होते हैं, और इससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फिर थोड़ा आगे बढ़ता है। पेप्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में काम आता है। आफ्टर दिस द फूड इट एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो फूड है वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है। सबसे पहले वो कहाँ जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेंथ में ज्यादा है, बट जो उसकी डायमीटर है या जो विड्थ है, विड्थ में वो कम होती है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का अगर आप डायमीटर देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो डायमीटर ज्यादा होता है, उसका जो डायमीटर है ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर या विड्थ उसकी कम होती है, इसीलिए स्मॉल और लार्ज नाम दिए गए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ कम होती है। So after the stomach, the food enters in the upper part of the intestine. Upper part of the intestine जिसको हम डिओडेनम भी कहते हैं, वहां पे फूड पहुंचता है। The food is mixed with the bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas. तो ये जो स्टमक है, स्टमक यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है विच इज द लीवर, और ये अपना जो जूस है डायरेक्टली स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन का पोर्शन शुरू होता है वहां पे ये अपना
जो भी जूस है लीवर का जो बाइल है दैट इज सेक्रेटेड इन दी स्टमक। वहीं पे दूसरी अगर आप फिगर देखेंगे तो आई जस्ट शो यू द फिगर। ये आपका लीवर है। लीवर हैज अ स्टोर बैग जिसको कि हम गाल ब्लैडर कहते हैं। लीवर के जो भी सेक्रीशंस हैं वो गाल ब्लैडर में आके स्टोर होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग, यहाँ पे द लीवर इट कम्स, लीवर अपना सेक्रीशन इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में सेक्रीट कर रहा है। एंड ऑल्सो द पेनक्रियाज, ये भी यहाँ पे ही अपना सेक्रीशन सेक्रीट करता है। ये जो पोर्शन है इसको हम डिओडेनम कहते हैं। इसके बाद का जो है उसे इलियम कहते हैं। सो यहाँ पे जो पेनक्रियाज है एंड द लीवर both secrete their juices in the upper part of the intestine which is called duodenum. Bile breaks down the fat into small globules. जो फैट फूड में जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, बाइल का काम या लीवर से जो जूस निकलता है और जो गाल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है उसको हम बाइल जूस कहते हैं। उसका काम होता है फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है उसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेस। आगे भी हम इसका फंक्शन भी बताएंगे। ट्रिप्सिन जो होता है ये फर्दर प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और लाइपेज भी फैट के ब्रेकडाउन में फैट के जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो यहाँ पे जो अभी तक हमने देखा, यहाँ पे है सेलाइवा, सेलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है। स्टमक में हो गया आपका HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। डिओडेनम में या अपर पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन में हो गया बाइल, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस जिसमें की है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस। ठीक, अब ये बाइल कोई एक एंजाइम नहीं है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। बहुत ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, उनका ये कॉम्बिनेशन होता है बाइल। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब अपर पोर्शन से जो फूड है वो कहाँ पहुंचता है? इन द इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकेंड अपर जो नीचे का पोर्शन है वहां पे ये फूड अब पहुंचता है। So the longest part of the alimentary canal is the small intestine। जो पूरे elementary canal का जो सबसे longest section है that is the alimentary canal। Complete digestion and absorption of food takes place in the small intestine। Small intestine में ही complete digestion होता है और डाइजेशन के बाद जितना जो भी न्यूट्रिएंट है उन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन की वॉल्स में होगा, दैट वी विल एक्सप्लेन। द ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। The enzymes of the intestinal juice converts carbohydrate into glucose, fats into fatty acids, glycerol and proteins into amino acids। अब जो सेल्स हैं जो भी इंटेस्टाइन की लाइनिंग या वॉल के जो सेल्स होते हैं ये भी इनमें कैपेबिलिटी होती है जो कुछ एंजाइम सेक्रीट करने की, और ये जो सेक्रीशंस करते हैं उनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जो फूड है उसको फर्दर उसका ब्रेक डाउन करते हैं इन द स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटीन को बिल्कुल एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अगर डाइसेक्राइड है पॉलीसेक्राइड है उसको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे होता है। तो पहला काम तो हो गया कि इसका कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा
और दूसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट डाइजेशन, इन द डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूसेस आर इन्वॉल्व। जितने भी इंटेस्टाइनल जूसेस हैं उन्होंने क्या किया, पहले से भी जो बाइल है, जो पैंक्रियाटिक जूस है, वो सारे मिक्स करके वो डाइजेशन कर रहे हैं और इंटेस्टाइन में आने के बाद उसका फर्दर डाइजेशन होता है। और अब जो भी फूड है वो स्मॉलेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ब्रेक किया जा चुका होता है। एमिनो एसिड्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है और फैटी एसिड्स के फॉर्म में वो ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या है, उनका एब्जॉर्प्शन होना है इन द ब्लड। तो द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, अगर ये हम ये देखें, अगर इफ दिस इज द कैनाल ऑफ द इंटेस्टाइन, ये एक ट्यूब है, तो ट्यूब के जो ऊपर का पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब की जो इनर लाइनिंग होती है, वो इनर लाइनिंग स्मूथ ना होके उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से जो अंदर की लाइनिंग है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि अगर आप एक थ्रेड लें और इस थ्रेड को इस सर्कल के ऊपर रखेंगे तो उस थ्रेड की लेंथ इतनी ही होगी, बट उस थ्रेड की लेंथ मतलब एक एक लेंथ है। बट अगर आप इसी थ्रेड को फोल्ड करके, कॉयल करके और इस फॉर्म में इस तरह से इसके ऊपर अलाइन करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लंबा थ्रेड इस सर्किल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ठीक। सो सिमिलरली जो जो इनर लाइनिंग है वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करके और अंदर की तरफ बहुत ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है अंदर के वॉल का वो बढ़ जाता है। और बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसलिए एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। पहले जो एब्जॉर्प्शन इस पोर्शन में होता, सिर्फ इतने इतने पोर्शन में होता, अब वो एब्जॉर्प्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर कॉल्ड विली। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम विली कहते हैं और विली में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। The wall of the small intestine has several finger-like projections called villi, singular villus कहते हैं, which have blood vessels in them. द सेकेंड फिगर, ये वाली फिगर आप अगर देखिए नीचे वाली, तो इसमें दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स का डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे और बहुत ढेर सारा ब्लड सप्लाई है। तो ईच विलस हैज इट्स सेल मेम्ब्रेन ऑफ lumen side again folded into microscopic process called microvilli. तो ये एक विली है, सपोज दिस इज अ विली, ये विली फर्दर माइक्रो विली में, दिस इज अ विली और ये फर्दर माइक्रो विली में फोल्डेड होते हैं। सो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में भी बहुत ढेर सारे स्मॉल माइक्रोविलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड वहां पे जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड में डायरेक्टली द एब्जॉर्ब फूड इज मिक्स्ड इन द ब्लड। So this villi it helps to increase the surface area, जैसे कि मैंने बताया पहला तो surface area of the intestinal wall, it increases the surface area making available a greater surface area for absorption of digested food. So digested food passes into the semi-permeable villi through diffusion. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटेस्टाइन से विली के अंदर ब्लड वेसल्स में इंटर करते हैं। द सेकेंड फंक्शन इज विली आल्सो हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे अभी मैंने पहले बताया इंटेस्टाइनल जूसेस ये प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि जो पॉलीमर्स हैं ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
So the digested food is absorbed by the blood and transported through the cell in the body. और यहाँ से absorption के बाद जो बॉडी में एसिमिलेशन की प्रोसेस है वो बॉडी में होती है. यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं एंड देन एसिमिलेशन स्टार्ट्स. एसिमिलेशन इसी को कहते हैं जो सर्कुलेट होके पूरी बॉडी में सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है. देन द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. एक फिगर है यहाँ पे टू मेक यू अंडरस्टैंड. फूड फ्रॉम द ओइसोफेगस enters into the stomach. स्टमक में एसिड, there is an acidic environment and the food after chewing, churning और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की वजह से जो फूड है अब वो काइम में चेंज हो जाता है एक सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ द मैटर जिसमें कि बहुत ढेर सारे एंजाइम्स मिक्स हो चुके होते हैं. यहाँ से ये एसिड इट पासेस थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे कि लीवर और पैनक्रियाज दोनों अपने जूसेस यहाँ पे सेक्रीट करते हैं. सेक्रीट करने के बाद डिओडेनम से इलियम में ये फूड जाएगा. इलियम इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और इलियम में जो फूड है अगेन वो इंटेस्टाइनल जूसेस से मिक्स होगा. इंटेस्टाइनल जूसेस फूड को कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन जो भी बचा हुआ प्रोटीन है या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके अब ये फूड यहाँ से इसके बाद पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन एज आई हैव टोल्ड इट इज शॉर्टर इन लेंथ बट वाइडर इन डायमीटर. दैट इज वाई, क्योंकि डायमीटर इसका ज्यादा होता है इसीलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है अपेंडिक्स जो कि अब ह्यूमन बींग्स में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. मगर कुछ जो आप कह सकते हैं जैसे जो सेलुलोज पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं काउज, बफेलो एक्सेट्रा, उनके में ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है. आफ्टर दिस द फूड it enters into the rectum. Rectum is the last and broad chamber that serves as the storehouse of the fecal matter temporarily. जो undigested या जो waste है आफ्टर द फूड, जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया गया है, अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फाइनली जाके स्टोर होता है रेक्टम में. एंड आफ्टर द रेक्टम हैज द opening which is called anus. It is the end of the alimentary canal which helps in the exit of the waste material. The waste material जो कि जो fecal matter है that is stored in the rectum when necessary. It excretes out the fecal matter with the help of the anus. अब एक मूवमेंट होती है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट जो कि कॉन्स्टेंटली, इट इज अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम द ओइसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसी की वजह से जो फूड है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है वन साइडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस. वो इसी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की वजह से मूव करता है. It is a wave-like movement which depends on the contraction and relaxation. It is peristaltic movement. Contract कर जो ट्यूब है वो contract करती है, relax करती है, contract करती है, relax करती है और इसी बेसिस पे फूड आगे की तरफ मूव करता है. This movement helps to push the food throughout the alimentary canal. After the alimentary canal, the second most important, you can say, part of the digestive system are the digestive glands.
जो बीच बीच में हमने देखा बहुत से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। अब ये देख लेते हैं कि उन डाइजेस्टिव ग्लैंड से, किस डाइजेस्टिव ग्लैंड से कौन सा सेक्रीशन हो रहा होता है और वो कहाँ पे हेल्प करता है। वैसे भी बीच के एक्सप्लेनेशन में हमने बहुत सा देखा। So there are several glands which produces digestive juices that helps in digestion of the food, जो कि अभी हमने देखा सेलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज। गैस्ट्रिक ग्लैंड वो हैं जो स्टमक के अंदर होते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइनल जो जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। So salivary gland secretes saliva which initiates the digestion in the mouth। और यहाँ पे सबसे पहला जो होता है वो स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। स्टार्च का जो ब्रेक डाउन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। Then gastric gland is present in the wall of the stomach, secretes hydrochloric acid, pepsin and mucus. The liver secretes bile which is stored in gallbladder. Bile helps in digestion of fats. ये हमने पढ़ा। Trypsin भी secrete होता है। The pancreas secretes many digestive enzyme and it secretes pancreatic juice. Enzymes like trypsin, chymotrypsin, lipase, amylase are present in the pancreatic juice। आगे की वाली स्लाइड्स में अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, few things about the glands. Salivary gland. Salivary gland is a exocrine gland। दो तरह की glands होती हैं। exocrine glands वो होती हैं जो glands अपने secretion को duct के थ्रू अपने जो पॉइंट ऑफ जहाँ पे ही उनका यूज है, उन सेक्रीशंस का जहाँ पे यूज है वहां पे उनको या उस जूसेस को डक्ट के थ्रू पहुंचाती हैं। तो दीज आर दी ग्लैंड्स विच हैव डक्ट्स। और इसके कॉन्ट्रेरी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। तो डक्टलेस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ब्लड में अपने अपने जो भी सेक्रीशंस है उनको मिक्स करते हैं और बॉडी में सर्कुलेट करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 3 मेन पेयर्स ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स। पैराटॉइड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर 3 पेयर होते हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स के। एक बार इधर देख लेते हैं। इन ह्यूमन 3 मेजर पेयर्स ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 पेयर्स होते हैं, मतलब हर ग्लैंड is present in 2 numbers। तो there are 3 pairs, मतलब 6 glands होते हैं salivary। In healthy individual, 0.5 to 1.5 liters of saliva is produced per day, every day, near about 500 ml, 500 ml to 1500 ml of ml मैंने बोला liters में 0.5 to 1.5 liters saliva is produced every day। तो सलाइवा का जो फंक्शन है, इट lubricates and protects the soft and hard tissue of the oral cavity. It gives protection from dental caries. Saliva prevents microbial growth in the oral cavity, encourages soft tissue repair by decreasing clotting time and increasing wound contractions. Saliva contain enzyme amylase that hydrolyzes starch into maltose and dextrine। मैंने पहले जैसे बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड अगर पूछा जाए कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स, सो इट स्टार्ट्स इन द बक्कल कैविटी वेयर द फूड इज मिक्स्ड विद द एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज which will act on the starch present in the food and it will convert starch into maltose। It will convert starch into maltose। Okay, so after this, the next gland is pancreas। Pancreas is, ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने डिस्कस तो पहले ही कर लिया है, बट हाँ कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। सो इफ यू वांट सम मटेरियल ऑन पेनक्रियाज, उसको लिखना है किस तरह से एक आंसर में।
या उसका आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी, लिखना है तो वो इसलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स में भी मैंने दे रखा है. So the pancreas is a long flat gland present behind the stomach in human. It is one of the major digestive gland is of mixed nature which is endocrine as well as exocrine. तो ये जो ग्लैंड है ये एंडोक्राइन भी है, मतलब डेक्टलेस भी है, और ये एक्सोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि ये अपना जो भी सेक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में डालता है. और एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि कई जगह पे इट एक्ट्स एज अ डक्टलेस ग्लैंड. As an endocrine organ, it secretes two hormones called insulin और glucagon. ये दो हार्मोन्स सेक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं. सो जो पेनक्रियाज है ये यहाँ से हम यहाँ पे लिखते चलते हैं, इंसुलिन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो एंजाइम्स हैं जो कि एंडोक्राइन की तरह सेक्रीट होते हैं, एक्सोक्राइन की तरह नहीं सेक्रीट होते हैं. मतलब डक्ट के थ्रू ये लोकेशन पे नहीं पहुंचते हैं, ये ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं और वहीं से इसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करते हैं. दूसरा, एज अ एक्सोक्राइन it secretes pancreatic juice which is a mixture of many digestive enzymes like, अब इधर लिख लेते हैं हम, ये हो गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, प्रोटीएजेस एक्सेट्रा. इस सभी का फंक्शन हमने पहले भी देखा है. ये फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक करके उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इनका काम यही होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एमाइलेज. साथ में जो पेनक्रियाटिक जूस है इट ऑल्सो इंक्लूड्स एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च कंटेंट ऑफ द फूड. Pancreatic lipases are the enzyme which helps in the digestion of fats. तो इस तरह से जो पेनक्रियाज है इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. It secretes enzyme or juices like insulin, glucagon, which are secreted endocrine in an endocrine function. Then in an exocrine function, it secretes trypsin, chymotrypsin, lipase, protease, and amylase. सो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये मुझे नेट पे ही मिला था. Pancreatic juice contains enzyme trypsin and lipase juice from pancreas. तो endopeptidases ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं. जैसे हमने बताया अभी इसके पहले, प्रोटीएजेस जो सेक्रीट होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं या पॉलीपेप्टाइड्स को. प्रोटीन को जब स्मॉलर उसमें ब्रेक कर देते हैं तो स्मॉलर जो होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स के पॉलीमर को हम पेप्टाइड्स कहते हैं. तो मोनोपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, इस तरह से उनका जैसे पॉलीमराइजेशन बढ़ता जाता है उनका लेवल भी बढ़ता जाता है. तो पॉलीपेप्टाइड्स को ये प्रोटीन ब्रेक करते हैं और उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं. पेप्टाइड्स के बाद इसको फर्दर ये एमिनो एसिड्स में भी कन्वर्ट करते हैं. एमाइलेजेस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं. न्यूक्लियेजेस जितना भी है न्यूक्लिक एसिड होगा, अगर हमने एनिमल प्रोडक्ट ईट किया है या प्लांट प्रोडक्ट किया है तो उसमें भी डीएनए आरएनए होते हैं और उसको उन न्यूक्लिक एसिड को जो डाइजेस्ट करने का काम करता है वो न्यूक्लियस करते हैं और ये फिर इनको न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक कर देते हैं. उसी तरह से ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है, लाइपेज फैट को ब्रेक करते हैं.
ठीक है, यहाँ पे अभी लीवर का भी आ गया। लीवर में लाइपेज होता है और बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैट्स को या फैटी एसिड्स को फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ग्लोबुलर फैट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन है लीवर का। इट इज द लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, is located in the upper right portion of the abdomen. It is dark reddish brown in color. So it is also given in the notes. You can download it. जो मेन फंक्शन है लीवर के, द मेन फंक्शन आर इट secretes bile which helps in digestion, filters the blood coming from the digestive tract before passing it to the rest of the body, detoxifies various metabolites and antidotes. Liver makes protein important for blood clotting and other function. It stores and releases glucose as needed. It processes hemoglobin from the dead and worn out RBC for the iron content. It also helps in the conversion of harmful ammonia to urea. It converts the ammonia that is present in the food or in the blood, and it converts it into urea. This conversion takes place in the liver. This is also a figure, the same thing. इससे आपको थोड़ा सा visualize करने में आसान होगा. If you like this figure, you can take the screenshot. ठीक? Okay. This is a very important table in which everything has been given in the form of a table, जहाँ से कि आपको याद करने में या आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके या एक इसका प्रिंट लेके और आप अपने टेबल के सामने लगा सकते हैं ताकि कि आप एक बार देखें और आपको याद हो जाए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, वो सिक्रीट करते हैं सलाइवरी एमाइलेज और इनका काम होता है स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट करना. फिर आता है स्टमक. स्टमक में है गैस्ट्रिक जूसेस जिसमें होता है पेप्सिन. पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पे एक्ट करता है, उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. उसके बाद आता है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज में हमारे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये काम करते हैं स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स, लिपिड्स पे, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में, फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड पेप्टाइडेज. लाइपेज फैट्स पे एक्ट करता है और इसको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है. माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है और पेप्टाइड्स को ब्रेक करके एमिनो एसिड के फॉर्म में रिलीज करता है. So this was all about the alimentary canal and the digestive glands. अब आता है मेन की जो भी हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया एंड नाउ द फूड इज इन द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा डाइजेशन का रोल नहीं होता क्योंकि डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो चुका होता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हमारा जो फूड प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर चला जाता है उस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है. सो द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज द reabsorption of the water back into the body. The large intestine is not involved in digestion of the food or absorption of the nutrients. ना तो वहां न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और ना वहां डाइजेशन होता है फूड का. The major function of large intestine is to absorb water from the remaining indigestible food matter and make the stool solid. जो इनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें जो भी वाटर है
उसको रीएब्जॉर्ब कर लेना या उसको एब्जॉर्ब करना, और जो स्टूल है या जो फीकल मैटर है उसको सॉलिडिफाई करना, ये काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. So the large intestine also helps in absorption of vitamins made by the bacteria that normally live in the large intestine. Large intestine में कुछ बैक्टीरियाज भी रिसाइड करते हैं या रहते हैं. ये बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड फूड पे फीड करते हैं और वहां पे ये कुछ विटामिन्स बनाते हैं, जिन विटामिन्स की हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का रोल है कि इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करे. So the innermost layer of the large intestine also acts as a barrier and protects from microbial infections and invasions. Innermost layer of large intestine ये एक बैरियर का भी काम करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है कि जो फूड है या जो एलिमेंट्री कैनाल से जो फूड चला आ रहा है, जो आपका स्टरलाइज एक बार हुआ है इन द स्टमक, क्योंकि वहां पे एसिडिक मीडियम था, तो और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं जो कि आपका विटामिन्स प्रोड्यूस करेंगे. So the innermost layer of the intestine, it acts as a barrier to protect the rest of the body from microbial infection. After the large intestine, the food gets stored in the rectum, the undigested food temporarily until defecation, until excretion, or you can say until it is excreted outside by the anus. It is stored in the rectum. So this was all about nutrition. Now the आफ्टर न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है कि जो भी फूड हमने इनटेक किया या जो भी फूड द ऑर्गेनिज्म हैज टेकन, द फूड हैज मैक्रो मॉलिक्यूल, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल थे, लार्ज प्रोटीन थे, फैट्स था, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, उसको डाइजेस्ट करके, उसको ब्रेक डाउन करके, उसको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके, अब उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में या ब्लड में एब्जॉर्ब करा दिया गया. अब इसके बाद जो फंक्शन शुरू होता है, दो फंक्शन शुरू होते हैं. जस्ट अ मिनट. उसके बाद दो फंक्शन शुरू होते हैं. पहला फंक्शन है सर्कुलेशन, और ट्रांसपोर्टेशन. The food taken during nutrition is used to provide energy to various life processes. एनर्जी तो ये प्रोवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन डाइजेशन के बाद, अब डाइजेशन तो आपका एलिमेंट्री कैनाल में हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, अब एब्जॉर्ब होने के बाद सर्कुलेशन होगा उस न्यूट्रिएंट्स का. ये जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद रिलीज होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करके या ट्रांसपोर्ट करके सेल्स तक, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाएगा, और सेल्स में फिर शुरू होगा सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन में अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और इसी सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. तो अब न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें रेस्पिरेशन. हम पहले रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है. सो आप इसके क्वेश्चंस, go through the questions, go through the notes and also go through the mind map that is given. उस mind map में फ्लो चार्ट के बेसिस में समझा रखा है, तो आपको बहुत ज्यादा ही आसानी होगी मेमोराइज करने में और किस तरह से शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं.